अभिवादन। आज हमारे सामने एक वाकई दिलचस्प और थोड़ा सा पेचीदा मेडिकल टॉपिक है, नेक्रोसिस। नमस्ते। हमें कुछ सोर्सेज मिले हैं जो इस प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं और प्रकारों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डेथ। ये टॉपिक जरूरी है क्योंकि ये कई बीमारियों की जड़ में होता है। हाँ। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये सेल डेथ का एक अनकंट्रोल तरीका है। अक्सर किसी बाहरी चोट, इन्फेक्शन या शायद ब्लड सप्लाई में रुकावट ऐसी चीजों से शुरू होता है। और जैसा कि इन सोर्सेज में भी बताया गया है, ये उस प्रोसेस से बिल्कुल अलग है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। वो तो एक तरह की प्रोग्राम्ड सेल डेथ हुई, है ना? बिल्कुल सही। नेक्रोसिस ज्यादा मतलब अस्त-व्यस्त और नुकसानदेह लगता है। हाँ बिल्कुल। एपोप्टोसिस तो कोशिका का एक साफ सुथरा कंट्रोल्ड सुसाइड जैसा है, जबकि नेक्रोसिस आप कह सकते हैं एक तरह का मर्डर है कोशिका का। इसमें सेल की बाहरी झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फट जाती है। अच्छा। और अंदर की चीजें बाहर फैल जाती हैं, जिससे आसपास के टिश्यूज में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। सोर्सेस के हिसाब से ये बाहरी चोट से शुरू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचता है, फिर सेल के अंदर एंजाइम्स अपना काम करते हैं, प्रोटीन खराब होने लगते हैं और आखिर में लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। तो चलिए इस प्रक्रिया के अलग-अलग चेहरों को समझते हैं। हमारे सोर्सेज में कई तरह के नेक्रोसिस का जिक्र है। सबसे पहले बात करते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की। ये नाम सुन के लगता है जैसे कुछ जम गया हो। हाँ, आपका अंदाजा सही दिशा में है। कोगुलेटिव का मतलब ही जमने या थक्का बनने जैसा होता है। ये नेक्रोसिस का सबसे आम टाइप है और आमतौर पर तब होता है जब किसी सॉलिड ऑर्गन जैसे कि दिल, किडनी या स्प्लीन में इस्कीमिया हो जाए। इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाए। हाँ बिल्कुल, ब्लड सप्लाई रुकने से। दिलचस्प बात यह है कि ब्रेन में यह आमतौर पर नहीं होता। तो इसमें होता क्या है? कोशिकाएं मर तो जाती हैं पर उनका शेप बना रहता है। और पोषण नहीं मिलता तो वो मर जाती हैं, लेकिन उनके प्रोटीन जम जाते हैं या कहिए डीनेचर हो जाते हैं। अच्छा, जैसे अंडा उबालने पर होता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। इस वजह से सेल का जो बेसिक ढांचा है, उसकी आउटलाइन वो कुछ दिनों तक बनी रहती है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इन मरी हुई कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म गुलाबी मतलब इसिनोफिलिक दिखता है, क्योंकि प्रोटीन जम गए हैं, लेकिन उनका न्यूक्लियस वो गायब हो जाता है। हाँ वो गायब हो जाता है या टूट जाता है। सोर्स में जो इमेज ए है वो यही दिखाती है, कोशिकाओं की एक तरह की भूतिया आउटलाइन तो है पर वो जिंदा नहीं है। समझ गया। तो अगर कोआगुलेटिव में टिश्यू कुछ हद तक सख्त रहता है और अपनी शक्ल बनाए रखता है, तो इसका उल्टा क्या होता है? क्या टिश्यू पूरी तरह पिघल भी सकता है? यहीं पे शायद लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की बात आती है। सेमी लिक्विड मास बन जाता है। ये आमतौर पर दो सिचुएशंस में देखा जाता है। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिससे फोड़ा यानी एब्सिस बनता है। अच्छा। और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इस्कीमिया या इन्फार्क्ट होने पर। लेकिन ये पिघलता क्यों है? कोआगुलेटिव वाले केस में तो ऐसा नहीं हुआ था। इसका कारण है एंजाइम्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मामले में क्या होता है कि बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल्स भेजती है जो वाइट ब्लड सेल्स हैं। हाँ। ये न्यूट्रोफिल्स बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम मतलब लाइसोसोमल एंजाइम्स छोड़ते हैं। ये एंजाइम न सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं बल्कि आसपास के मरे हुए टिश्यू को भी पूरी तरह पचा डालते हैं, गला देते हैं। अच्छा। इसी तरह ब्रेन में जब इस्कीमिया होता है तो वहां भी सेल्स एंजाइम्स छोड़ती हैं, और क्योंकि ब्रेन टिश्यू में लिपिड ज्यादा होता है और कनेक्टिव टिश्यू कम, तो वो जल्दी पिघल जाता है। तो नतीजा एक गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है जिसे पस कहते हैं। हाँ, एब्सिस के मामले में उसे पस या मवाद कहते हैं। बाद में खासकर सीएनएस में ये जगह खाली होकर एक सिस्ट जैसी बन सकती है। सोर्स की इमेज बी ब्रेन में ऐसे ही एक पिघले हुए एरिया को दिखा रही है। अच्छा, तो ये कोएगुलेटिव से काफी अलग है। अब एक और टाइप जिसका जिक्र है वो है केसियस नेक्रोसिस। ये नाम थोड़ा अजीब है, केसियस। हाँ, केसियस शब्द लैटिन के केसस से आया है जिसका मतलब होता है पनीर या चीज। पनीर। हाँ, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस तरह के नेक्रोसिस में जो प्रभावित टिश्यू है वो आंखों से देखने पर भुरभुरा सफेद पीला और कुछ कुछ कॉटेज चीज जैसा दिखता है। अरे वाह। ये मुख्य रूप से ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी के इन्फेक्शन में देखा जाता है। हालांकि कुछ फंगल इन्फेक्शंस जैसे हिस्टोप्लाज्मा में भी मिल सकता है।
कुछ हद तक कह सकती हैं। इसमें टिश्यू न तो पूरी तरह पिघलता है और न ही कोगुलेटिव की तरह अपनी पूरी बनावट बनाए रखता है। ये असल में इम्यून सिस्टम, खासकर मैक्रोफेज सेल्स की कोशिश होती है इन्फेक्शन को घेरने और रोकने की। अच्छा। माइक्रोस्कोप में देखने पर सेल्स की आउटलाइन पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है और उनकी जगह दानेदार मलबा, मतलब ग्रैन्युलर डेब्री दिखाई देता है। इसके चारों ओर अक्सर लिम्फोसाइट्स और एक्टिव मैक्रोफेजेस का एक खास घेरा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोमा कहते हैं। ग्रैन्युलोमा। हाँ, ग्रैन्युलोमा। ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकने की कोशिश करता है। सोर्स की इमेज सी इसी पनीर जैसी शक्ल को दिखाती है, जो अक्सर टीबी के मरीजों के फेफड़ों में मिलती है। और पैथोलॉजिस्ट के लिए ये दिखावट लगभग तुरंत टीबी या कुछ फंगल इन्फेक्शंस का शक पैदा करती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे नेक्रोसिस का टाइप सीधे बीमारी की तरफ इशारा कर सकता है। अब बात करते हैं फैट नेक्रोसिस की। स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, हाँ, पैंक्रियास की सूजन, हाँ उसमें, या फिर स्तन जैसे फैट वाले टिश्यूज में चोट लगने पर होता है। यहाँ फैट के साथ क्या खास होता है? फैट नेक्रोसिस में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स मर जाती हैं। इसके पीछे दो मेन कारण हैं, जैसा आपने बताया। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि डैमेज पैंक्रियाज से लाइपेज जैसे एंजाइम लीक होकर आसपास के फैट टिश्यू में फैल जाते हैं। ये लाइपेज फैट सेल्स के अंदर जमा ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ देते हैं। ये फ्री फैटी एसिड्स फिर टिश्यू में मौजूद कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन, ये क्या होता है? जैसे साबुन बनता है? हाँ, बिल्कुल, कुछ वैसा ही प्रोसेस है। इस प्रक्रिया से चौक जैसे सफेद सख्त डिपॉजिट्स बन जाते हैं, जो प्रभावित टिश्यू में बिखरे हुए दिखते हैं। अच्छा। दूसरी सिचुएशन, जैसे ब्रेस्ट में सीधी चोट लगना, उसमें फैट सेल्स मैकेनिकल डैमेज से मर जाती हैं, जिससे सूजन और बाद में फाइब्रोसिस यानी स्कारिंग हो सकती है। माइक्रोस्कोप में मरी हुई फैट सेल्स की धुंधली भूतिया आउटलाइन दिखती हैं, उनके न्यूक्लियस गायब होते हैं और अक्सर नीले रंग के दिखने वाले कैल्शियम डिपॉजिट्स, हाँ, वो बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट्स, हाँ, वो भी नजर आते हैं। सोर्स की इमेज डी में जो काले तीर हैं, वो इन्हीं चौक जैसे सफेद सैपोनिफिकेशन वाले एरियाज को दिखा रहे हैं। ये फिर से एक खास संकेत है, पैंक्रियास की प्रॉब्लम या फैट टिश्यू में चोट की तरफ इशारा करता है। हर टाइप की अपनी अलग कहानी है। अगला है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। स्रोत कहते हैं कि ये मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स, मतलब रक्त वाहिकाओं की दीवारों में होता है, खासकर कुछ इम्यून रिलेटेड बीमारियों या बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर में। ये बाकी टाइप से कैसे अलग हैं? ये सेल्स के मरने के बजाय ब्लड वेसल की दीवार में कुछ जमा होने जैसा लग रहा है। आपका ऑब्जर्वेशन सही है। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस खासतौर पर ब्लड वेसल्स की दीवारों को प्रभावित करता है। ये तब होता है जब इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी हो, जैसे ऑटो इम्यून बीमारियां, जिन्हें इम्यून वैस्कुलर रिएक्शन कहते हैं। जैसे पैन, पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा। हाँ बिल्कुल, जैसे पैन, जो ब्लड वेसल्स में सूजन पैदा करने वाली एक कंडीशन है, या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मतलब बहुत गंभीर हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड वेसल की दीवार डैमेज हो जाती है। अच्छा। इस डैमेज की वजह से ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन्स, खासकर फाइब्रिन, जो क्लॉटिंग में मदद करता है, हाँ वही फाइब्रिन, और साथ में एंटीजन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स, वो वेसल की दीवार में जमा हो जाते हैं। तो ये जमाव ही फाइब्रिनॉइड कहलाता है। हाँ, माइक्रोस्कोप के नीचे ये डिपॉजिट एक चमकदार गुलाबी मतलब ब्राइटली इओसिनोफिलिक और आकारहीन मतलब अमॉर्फस पदार्थ जैसा दिखता है, जो फाइब्रिन जैसा लगता है। इसीलिए इसे फाइब्रिनॉइड कहते हैं। ये असल में वेसल वॉल के टिश्यू का नेक्रोसिस है, जिसमें फाइब्रिन और दूसरे प्रोटीन मिल गए हैं। और ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी से जुड़ा होता है। हाँ, अक्सर ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस का संकेत होता है। सोर्स की इमेज ई एक ब्लड वेसल की दीवार में इसी खास गुलाबी अमॉर्फस डिपॉजिट को दिखाती है। इसका दिखना भी पैथोलॉजिस्ट को इम्यून सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स या सिवियर हाइपरटेंशन की जांच करने के लिए प्रेरित करता है। और आखिर में एक ऐसा नाम जो सुनने में ही काफी गंभीर लगता है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस। स्रोत बताते हैं कि ये आमतौर पर अंगों के सिरों, जैसे पैर की उंगलियों या कभी-कभी आंत में होता है, खासकर जब लंबे समय तक ब्लड फ्लो रुका रहे। क्या ये किसी एक प्रकार का नेक्रोसिस है या कुछ और है? गैंग्रीनस नेक्रोसिस असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेल डेथ का कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न होने के बजाय एक क्लिनिकल या ग्रॉस डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये आंखों से दिखने वाली चीज का वर्णन है।
अच्छा, क्लिनिकल टर्म है ये। हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब शरीर के किसी बड़े हिस्से, खासकर हाथ पैर के दूर के हिस्सों, मतलब डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में गंभीर इस्कीमिया यानी ब्लड फ्लो की कमी के कारण बड़े पैमाने पर टिश्यू डेथ हो जाती है। इसके मुख्य रूप से 2 रूप पहचाने जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है ड्राई और वेट गैंग्रीन के बारे में। इनमें क्या फर्क है? पहला है ड्राई गैंग्रीन। ये आमतौर पर तब होता है जब किसी अंग जैसे पैर की उंगलियों में आर्टरी में रुकावट के कारण धीरे धीरे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। प्रभावित हिस्सा धीरे धीरे सूख जाता है, सिकुड़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी और हीमोग्लोबिन के केमिकल बदलावों के कारण काला पड़ जाता है। लगभग मम्मी जैसा बन जाता है। सोर्स की इमेज एफ पैर की उंगलियों में यही दिखा रही है। इसमें आमतौर पर इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है। और वेट गैंग्रीन? दूसरा टाइप है वेट गैंग्रीन। ये तब होता है जब गैंग्रीन से प्रभावित टिश्यू में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन अक्सर उस टिश्यू में होता है जहां पहले से इस्कीमिया के कारण कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो चुका हो, या फिर ये सीधे इन्फेक्शन के कारण भी शुरू हो सकता है, खासकर उन टिश्यूज में जो नम रहते हैं, जैसे आंत या मुंह। बैक्टीरिया मरे हुए टिश्यू में तेजी से बढ़ते हैं और अपने एंजाइम से टिश्यू को और नष्ट करते हैं, जिससे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का एलिमेंट भी जुड़ जाता है। तो मतलब इसमें कोगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव दोनों हो सकते हैं? हाँ, वेट गैंग्रीन में इसके कारण टिश्यू गीला, फूला हुआ, बदबूदार और सड़ा हुआ, मतलब प्यूट्रिफाइड दिखता है। वेट गैंग्रीन अक्सर ड्राई गैंग्रीन से ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है और सेप्सिस, हाँ, ब्लड इन्फेक्शन। हाँ, सेप्सिस यानी ब्लड स्ट्रीम में जानलेवा इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो गैंग्रीन असल में एक बड़ा टर्म है जो अक्सर कोगुलेटिव नेक्रोसिस से शुरू होता है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वेट गैंग्रीन में बदल सकता है, जिसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस भी शामिल हो जाता है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि गैंग्रीन शब्द कंडीशन की गंभीरता और बड़े पैमाने पर टिश्यू के विनाश को दिखाता है, न कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पैटर्न को। तो हमने नेक्रोसिस के इन मुख्य प्रकारों को देखा: कोगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केसियस, फैट, फाइब्रिनॉइड और गैंग्रीनस। हर एक की अपनी वजह, अपनी शक्ल और माइक्रोस्कोप के नीचे अपनी पहचान है। इन सब में सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? क्यों अहम है इन अंतरों को समझना? मेरे ख्याल में सबसे जरूरी और दिलचस्प बात यही है कि नेक्रोसिस का टाइप देखकर अक्सर बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। ये पैथोलॉजिस्ट के लिए एक जासूस की तरह सुराग का काम करता है। हाँ, ये तो हमने देखा। जैसा हमने बार बार देखा, केसियस नेक्रोसिस देखकर टीबी का शक होता है। फैट नेक्रोसिस पैंक्रियाज की तरफ इशारा करता है। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी बताता है। सही है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस आमतौर पर ब्लड फ्लो रुकने का नतीजा होता है, और लिक्विफैक्टिव अक्सर इन्फेक्शन या ग्रेन में इस्कीमिया से जुड़ा होता है। ये जानकारी सही डायग्नोसिस और फिर सही इलाज के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा ये समझना भी जरूरी है कि नेक्रोसिस हमेशा बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू करता है। सूजन, मरी हुई सेल से निकलने वाले पदार्थ शरीर के लिए खतरनाक सिग्नल होते हैं, जिससे इम्यून सेल्स वहां पहुंचकर सफाई का काम शुरू करती हैं। ये सूजन जरूरी तो है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए या लंबे समय तक चले तो ये खुद भी आसपास के हेल्दी टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकती है। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है कि कैसे एक ही बेसिक प्रक्रिया यानी सेल डेथ इतने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकती है, और हमें शरीर में चल रही विभिन्न बीमारियों के बारे में कितनी जरूरी जानकारी दे सकती है। इन सोर्सेज की मदद से नेक्रोसिस की इन बारीकियों को समझना काफी ज्ञान बढ़ाने वाला रहा। निश्चित रूप से। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि जब नेक्रोसिस से टिश्यू मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है। हाँ, शरीर उस मरे हुए टिश्यू का क्या करता है? क्या बॉडी हमेशा उसे पूरी तरह साफ कर पाती है और रिपेयर कर पाती है? और किन सिचुएशंस में ये सफाई और मरम्मत की प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर पाती, जिससे और प्रॉब्लम जैसे परमानेंट स्कार बनना या इन्फेक्शन का बने रहना पैदा हो सकती हैं? उस मरे हुए टिश्यू का आखिरी हश्र क्या होता है? क्या वो हमेशा हट जाता है या कभी-कभी वहीं पड़ा रह जाता है? ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे और खोजबीन की जा सकती है। नेक्रोसिस पर इस विस्तृत और इतनी साफ चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।